हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका अपने परिवार आशीर्वाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 3 मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। कल हमने तुर्क के आक्रमण देखे थे, उससे पहले हमने अरब के आक्रमण देखे थे, उससे पहले इस्लाम। आज हमारी क्लास 3 है। हमने पहले पढ़ा था तुर्क के बारे में, महमूद गजनवी को। यही तुर्क गौर प्रदेश का शासक है। ये भी तुर्की है, अभी तुर्की चल रहा है। पहले पढ़े थे हमने महमूद गजनवी के 17 आक्रमण, कैसे भारत में आए, कैसे कैसे उसने आक्रमण किया, कब इसकी उसका कौन सा आक्रमण महत्वपूर्ण था। सोमनाथ का मंदिर 1027 ईस्वी वाला, 1027 में। आज मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं मोहम्मद गौरी को। अब की बार रेलवे पार मोहम्मद गौरी हेडिंग डाल देते हैं। मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के बारे में एक और बात कर लेते हैं। मोहम्मद गौरी कौन से वंश का है, कहाँ का शासक था, कैसे कैसे भारत आया, कब आया था। मोहम्मद गौरी संसवनी वंश का है। यह शासक है, गौर प्रदेश का शासक है। यह भी एक तुर्की है जो गौर प्रदेश का शासक है। चलो देखते हैं इसके बारे में। मोहम्मद गौरी, इसका वंश है, यहाँ पे देख लेते हैं। वंश है इसका संसवनी। इसका वंश कौन सा, संसवनी। और जो इसका ये शासक है गौर प्रदेश का, कहाँ पे पड़ता है, ये तुर्क में पड़ता है। ये एक तुर्की था। और इसका पूरा नाम है जो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन लिख देता हूँ, मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। मात्राओं में कुछ गलती हो सकती है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिएगा। इसका पूरा नाम है शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इसने 1175 ईस्वी में फर्स्ट आक्रमण किया था मुल्तान के करमाकी मुसलमानों पर। इसने 1175 में आक्रमण किया था। देख लेते हैं। 1175 ईस्वी में मुल्तान फर्स्ट आक्रमण था इसका। किनके ऊपर था आक्रमण, प्रथम आक्रमण था इसका 1175 में। करमाथी दिख रहा हो, मुल्तान के करमाती मुसलमानों पर। मुल्तान के करमाती मुसलमानों पर किया। इसने आक्रमण तो बहुत किए, लेकिन जो इसने 1178 में जो गुजरात पर आक्रमण किया, वहां का शासक था भीम द्वितीय मूलराज सेकंड। उसने इसको हरा दिया था। वह इसका प्रथम पराजित हुआ था। पहला शासक था जो भारत में, पहला मुस्लिम शासक था जो भारत में पहली बार आ रहा था। यही तुर्क शासक था जो भारत में पहली बार आ रहा था। ये मोहम्मद गौरी से आगे चल के देखते हैं। इनको मिटा रहा हूं, आयोग आपने उतार लिया होगा। 1 2 3। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। 1178 में ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया इसने 1178 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात का शासक कौन है। गुजरात का शासक है
भीम सेकंड, भीम द्वितीय, मैं द्वितीय में कैसे लिख रहा हूँ, या मूलराज द्वितीय, मूलराज द्वितीय। जो इसका वंश है भीम, भीम सेकंड का, वो वंश है, वंश का नाम है चालुक्य वंश। जो इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी जो आक्रमण किया था गुजरात पर, भीम सेकंड जो लड़ने गया था इस युद्ध को, किसके नेतृत्व में लड़ने गया था, ये भी हमको पता होना चाहिए। इसकी एक विधवा माँ थी जो साहसी थी, उसका नाम है नायिका देवी के नेतृत्व में इसने लड़ा था। इसकी साहसी व विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। इसने किसके नेतृत्व में युद्ध लड़ा, इसकी एक विधवा माँ थी नायिका देवी, उसके नेतृत्व में इसने युद्ध लड़ा था। और कहां पे लड़ा गया था ये, आबू पर्वत के पास में, आबू पर्वत के समीप ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें एमजी की हार हो गई थी, यहाँ पे लिख देता हूं, इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, गौरी की हार हुई इस युद्ध में। गुजरात पर आक्रमण किया था तो इस युद्ध में इसकी हार हुई थी। और भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को कैद कर लिया था, भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को कैद किया। देखते हैं मोहम्मद गौरी 1173 में गुजरात पर आक्रमण किया था। इसने शासक था भीम सेकंड या मूलराज सेकंड, वंश था इसका चालुक्य वंश, साहसी व विधवा माँ के नेतृत्व में इसने ये युद्ध लड़ा। और कहां पे लड़ा था, आबू पर्वत के समीप लड़ा था ये। मोहम्मद गौरी की हार हुई इसमें, भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। भीम सेकंड ने मोहम्मद गौरी को कैद भी कर लिया था और 1179 में उसे छोड़ दिया था इसको। तो इसने जाते जाते रास्ते में सिंध व कश्मीर को पेशावर भी बोलते हैं, पेशावर को जीत लिया था इसने। देखते हैं मोहम्मद गौरी की भारत में पहली सबसे बड़ी हार थी। आई होप आपने उतार लिया होगा। देखते हैं 1178 वाली मोहम्मद गौरी की पहली सबसे बड़ी हार थी ये। नेक्स्ट देखते हैं 1179 में ईस्वी में इसने पेशावर को जीता, पेशावर या ऑप्शन दूसरा सिंध या कश्मीर को जीता। कोष्टक में लिख देता हूं, सिंध व कश्मीर को जीता। 1179 में पेशावर व सिंध व कश्मीर को जीता था इसने। जब मोहम्मद गौरी वो कैद किया था तो मोहम्मद गौरी को पेशावर आजाद किया था 1179 में भीम सेकंड ने। तब इसने रास्ते जाते जाते पेशावर व सिंध व कश्मीर को जीता था। आगे चल के देखते हैं 1185 में सियालकोट को जीता और वापस तुर्क चला गया। 1185 में इसने सियालकोट को जीता था और वापस तुर्क चला गया था ये। देखते हैं 1185 ईस्वी में सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1185 में इसने सियालकोट को जीता और वापस चला गया। 1186 में मोहम्मद गौरी ने पुणे लाहौर पर आक्रमण किया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पुणे लाहौर पर आक्रमण किया।
आपको इसके दो युद्ध तो फेमस होंगे मोहम्मद गौरी से, कोई कोई एग्जाम में नहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1191 में पानी वो 1186 पुनः लाहौर आक्रमण जीता। 1191 में 1192 का युद्ध तो हरदम एक कोई ना कोई एग्जाम में तो पूछ ही लिया जाता है, क्योंकि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कहाँ तराइन वर्तमान में पड़ता कहाँ है, हरियाणा में पड़ता है वर्तमान में। और युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो देख लेते हैं तराइन का। नेक्स्ट देखते हैं, इनको मिटा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, दिख नहीं रहा है। जीता को जीता को जीता, ये यहाँ पे, ठीक है। तो आगे चल के देखते हैं। अब एग्जामों की डेट आ गई है, स्टडी करना चालू करो। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? दो लोगों के बीच हुआ। इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इस युद्ध में इसकी हार हो जाती है मोहम्मद गौरी की, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। और सेकंड युद्ध में इसने पुनः आक्रमण किया 1192 में तराइन का सेकंड युद्ध के नाम से मोहम्मद गौरी वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर, और मोहम्मद गौरी इसमें जीत जाता है सेकंड युद्ध में। इसमें ये हार जाता है और विजय होती है। ये हारने का चिन्ह है, ऐसा लिख रहा हूं मैं, और ये जीतने का है प्लस ऐसा राइट का। पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत जाता है। तो अब पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें हमको पृथ्वीराज चौहान के बारे में पता होनी चाहिए। वंश कौन सा था, इसके मित्र ने चंद्रप्रदाय था, उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, और ये कहाँ का शासक था, इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। उपाधि कौन कौन सी दी गई इसको, यहीं पे बातें कर लेते हैं इसकी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इसकी जो ये शासक था कहाँ का था? शासक है दिल्ली व अजमेर का। दिल्ली व अजमेर का ये शासक था। जो इसका वंश था वह तोमर था। वंश कौन सा इसका? तोमर। उपाधि कौन सी दी गई थी इसको? उपाधि दी गई थी राय पिथारो की उपाधि, राय पिथारो। राय पिथारो की इसको उपाधि दी गई थी। और इसका मित्र था चंद्रप्रदाय, उसने इसके नाम इसको पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। उसने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। चलो देख लेते हैं उसके बारे में भी, यहीं पर देख लेते हैं। मित्र है, मित्र का नाम क्या है? चंद्रप्रदाय, चंद्रबरदाई। उसने एक पुस्तक लिखी थी, इसने पुस्तक लिखी। पुस्तक कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो। पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई। शासक था पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज चौहान शासक था दिल्ली व अजमेर का। वंश था इसका तोमर। उपाधि दी गई इसको राय पिथारो की। जो इसका मित्र था चंद्रप्रदाय था। पुस्तक थी इसकी पृथ्वीराज रासो। और इसका युद्ध हो रहा है 1182 में महोबा का युद्ध, जो परमवीर चंदेल उसके
परमवीर चंदेल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ। जो इसके दो सेनापति थे परमवीर चंदेल के, आला व उदल, उनके बीच हुआ और वो परमवीर चंदेल उस युद्ध को हार जाता है। फिर उसके बाद 1152 में आता है, उसको अपन राजस्थान जीके में देखेंगे जब पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट युद्ध देखते हैं इसके। 1192 में का तराइन युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध देखते हैं। इनको मैं मिटा रहा हूं। ग्यारह सौ बानवे और सेकंड युद्ध, इतना याद रखना है। यहाँ पे इसकी हार हो जाती है, यहाँ पे इसकी जीत हो जाती है। इसका साथ दिया था जयचंद्र ने, साथ दिया जयचंद्र ने। जयचंद्र की पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता को मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अब जो सेनापति ने, उसको निवस्त्र करके नग्न करके उसको सैनिकों के बीच में फेंक दिया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली में है। आगे देखते हैं, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह दिल्ली में, सॉरी दिल्ली में नहीं, अजमेर में है, जो सूफी संत है। आगे देखते हैं, तराइन वर्तमान में कहां पड़ता है आपको पता होगा, हरियाणा में पड़ता है। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जो जयचंद्र और साथ दिया था। तराइन के सेकंड युद्ध में साथ दिया था जयचंद्र, और जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का। अब उन दोनों में युद्ध हो गया। चंदावर का युद्ध नाम दिया चंदावर का युद्ध, युद्ध के नाम से लड़े थे दोनों। देखते हैं, मोहम्मद गौरी, सॉरी थोड़ी गलती हो जाती है, मोहम्मद गौरी और चंद्र गैडवाल। अब हमको पता है, इतना पता है 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। अब जयचंद्र के बारे में भी थोड़ा बहुत पता कर लेते हैं, क्या क्या जानकारी है जयचंद्र के बारे में। जानकारी होनी चाहिए। यस, जो शासक था, कहां का शासक था, कन्नौज का, कन्नौज का शासक था। और जो इसका वंश था, गैडवाल वंश था, गैडवाल वंश था इसका, गैडवाल, जयचंद्र। नेक्स्ट देखते हैं 1194 में। अब बात करते हैं 1194 में पहली मस्जिद का, भारत में पहली मस्जिद का निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। 1194 में संस्कृत पाठशाला या सरस्वती कंठभरण, दूसरा नाम है संस्कृत पाठशाला का, सरस्वती कंठभरण को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया मोहम्मद गौरी द्वारा। और उसमें पंजाब शाह संत का मेला लगता है 2.5 दिन के झोपड़े में। और 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1191 ईस्वी में जो इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना करेगा, उसने कुतुब मीनार, उसने जो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, किसकी याद में करवाया था, उसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी की याद में उसने वो करवाया था, निर्माण करवाया था कुतुब मीनार का 1199 में। इसका सेनापति था मोहम्मद गौरी का। इसके 4 सेनापति थे मुख्य, कौन कौन से, उनको शासक भी दिया था, मोहम्मद गौरी को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शासन दिया था दिल्ली, कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन दिया था दिल्ली का और लाहौर का, और यलदौज को दिया था गजनी का, कुबाचा को दिया था शासन, काबुल और कंधार का, और बख्तियार खिलजी को दिया था बंगाल का। तो इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ी लिखित चर्चा, इनको मिटा देता हूं मैं। 11 से मार्कर में शाही गिर लेते हैं। 1194 में इसने भारत में पहली मस्जिद, प्रथम मस्जिद कौन सी थी, कुव्वत, प्रथम मस्जिद कौन सी थी, कुव्वत उल
इस्लाम। भारत में पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था, मस्जिद का निर्माण दिख रहा होगा, निर्माण भारत में पहली मस्जिद का निर्माण कौन सी, उसकी मस्जिद का नाम क्या था, कुव्वत इस्लाम। 1194 में एक पाठशाला थी, संस्कृत विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, संस्कृत पाठशाला। उसका दूसरा नाम था सरस्वती कंठभरण। उसको तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया गया। देखते हैं 1154 सरस्वती संस्कृत पाठशाला, दूसरा नाम है सरस्वती कंठभरण, को तोड़कर क्वेश्चन में पेपर में 2.5 दिन नहीं 2.5 दिन लिखाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। बहुत सी किताब 1194 में देकर 1196 देते हैं, पर ऑन 30 1194 में मैंने 4-5 बुकों में देखा है कि 1194 में बता रखा है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। और यहाँ पे मेला लगता है, किसका मेला लगता है, पंजाब शाह संत का मेला लगता है, पंजाब शाह संत का। 2.5 दिन का झोपड़ा आपको पता होगा अजमेर में है। 1194 में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण हुआ था, कुव्वत उल इस्लाम का। और 1194 में संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठभरण को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। सॉरी 1194 ईस्वी में भारत की पहली मस्जिद का निर्माण, कुव्वत उल इस्लाम संस्कृत पाठशाला सरस्वती कंठभरण को तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। पंजाब शाह संत का मेला लगता है वहां पे। और 1199 में जो इसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसकी याद में करवाया था, अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी की याद में निर्माण करवाया था। चलो देखते हैं उसके बारे में भी, इसको मिटा देता हूं। 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1199 में मृत्यु कैसे होती है, यह वापिस लौटता है तुर्क गजनी, तो बीच में खोकर कोई मस्जिद में ये वो पड़ता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो खोकर वह जाट जाति के लोगों ने इसकी मृत्यु कर, जब ये नमाज पढ़ रहा होता है दरगाह में, तब 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। आपको पता होगा कुतुब मीनार कहाँ पड़ती है, दिल्ली में। किसकी याद में कराया, ये याद में कराया अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी की याद में। में 1199 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। किसकी याद में कराया गया, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण, ये नहीं पूछता कि किसने करवाया था। कुतुब मीनार निर्माण किसी की याद में कराया गया था, कुतुबुद्दीन के गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। और हम आगे पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई। चौगान या पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी, वो बात आगे की है। कल हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, तब पहले दिल्ली सल्तनत में सब शासकों का शासनकाल देखेंगे एक एक करके। बलबन का कब था, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, सबका देखेंगे एक एक करके। तो आगे चल के देखते हैं
1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। 1206 ईस्वी में मृत्यु होती है इसकी मोहम्मद गौरी की। कैसे होती है? मृत्यु का कारण है होकर व जाट जाति के लोगों ने हत्या की। ये नहीं पूछेगा कि क्या पढ़ रहा था, कैसे पढ़ रहा था, बस इतना पूछेगा कैसे कारण है, होकर व जाट जाति के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। मृत्यु 1206 में हुई थी इसकी। और जो इसके प्रमुख 4 सेनापति थे, प्रमुख, इसको मिटा देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, चारों आ जाएंगे जिससे। प्रमुख 4 सेनापति थे इसके, प्रमुख 4 सेनापति कौन कौन थे, एक एक करके देख लेते हैं। नंबर 1 पे था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको कौन कौन कहां का शासन दिया गया? शासन दिया इसको दिल्ली व लाहौर। दिल्ली व लाहौर का शासन दिया गया इसको। दूसरा नंबर पर था यलदौज को कहां का शासन दिया गया? शासन दिया गया गजनी का शासक बनाया गया। नंबर 3 पर है कुबाचा को कहां का शासन बनाया गया? कुबाचा को बनाया काबुल व कंधार का शासन। काबुल व कंधार का। नंबर 4 पर है बख्तियार खिलजी। आपको पता होगा बख्तियार खिलजी ये वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। शासन बख्तियार खिलजी शासन दिया बंगाल का। जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी नासिरुद्दीन कुबाचा इससे की थी, जो काबुल और कंधार का शासक था। तो आज की वीडियो इतनी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। कल हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो उसके बारे में एक एक करके पहले शासकों के बारे में देखेंगे, कितना साल कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक का कितना शासन काल रहा, कब से कब तक रहा। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चलती है। तो कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।